नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब तक आप एग्जिट पोल के जो नतीजे देख चुके हैं उससे भी चौंकाने वाले नतीजे अब आने वाले हैं, क्योंकि अब हम बिहार, बंगाल, दिल्ली सबकी बात करने वाले हैं। और अब तक हमारे एग्जिट पोल में 394 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें एनडीए 256 पर है इस वक्त, इंडिया अलायंस 114 सीटों पर है और अन्य को 24 सीटों पर बढ़त दिख रही है बॉस। और सवाल यह है कि अब जो 149 सीटें बची हैं जिनके नतीजे अब हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या वो 149 सीटों में से बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी कि वो 400 पार चली जाए? क्या वो 400 के करीब पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि पाठशाला का वक्त है तो हम आपको अब ये एग्जिट पोल के सिर्फ नतीजे नहीं बताएंगे, बल्कि इनका मतलब भी समझाते चलेंगे कि इन नतीजों को अगर आपने 4 जून में तब्दील होते हुए देखा फाइनल नतीजों में, तो उसका मतलब क्या होगा। और सबसे पहले हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का एग्जिट पोल। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि दिल्ली के बेटे को जेल जाने से बचाना है तो बीजेपी को हराना है, दिल्ली में 7 सीटों पर क्या हुआ है यह सब जानना चाहते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तक कर लिया और केजरीवाल का चुनावी कैंपेन इस नाम से चल रहा था कि जेल का जवाब वोट से। लेकिन टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में दिल्ली का नतीजा क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। दिल्ली का एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी फिर 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। केजरीवाल और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही। उन्हीं के झाड़ू से बीजेपी को सीटें मिलने के बाद, देने के बाद पब्लिक ने कांग्रेस और आपको झाड़ू लगा दिया है, साफ कर दिया। यानी 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी एग्जिट पोल दिल्ली का कह रहा है कि 7 सीटें बीजेपी जीतेगी और वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर इस बार भी 54% रहेगा, इंडिया अलायंस 40% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे दिल्ली में पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। 2014 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती, 2019 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती और एग्जिट पोल कह रहा है कि 2024 में भी बीजेपी 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। यानी हैट्रिक 7 की 7 सीटों का क्लीन स्वीप दिल्ली में करने का हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाने जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या चला और क्या नहीं चला। क्या चल गया पहले आपको वो बताता हूं। दिल्ली के ये नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी दिल्ली में फिर से चल गई है। मोदी का चेहरा दिल्ली में चल गया है। दिल्ली में जो बीजेपी ने 7 में से 6 कैंडिडेट बदले, वो कैंडिडेट बदलना एग्जिट पोल कह रहा है कि चल गया है। और एंटी करप्शन एक्शन भी नरेंद्र मोदी का दिल्ली के लोगों को पसंद आया है। सवाल है कि दिल्ली में क्या नहीं चला। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर फेल बॉस, केजरीवाल फैक्टर खत्म। कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन खत्म हो गया एग्जिट पोल के मुताबिक, और जेल का जवाब वोट से यह नारा भी ठुस हो गया, फुस हो गया। और केजरीवाल का इमोशनल कार्ड कि भाई हमको जेल में रखा, ये किया, वो किया, दिल्ली के बेटे के साथ ये किया। बॉस, दिल्ली के बेटे के लोगों ने नकार दिया, कहा देश के बेटे के लिए वोट करेंगे। ये एग्जिट पोल कह रहा है। दिल्ली के नतीजे साफ साफ ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना बिल्कुल भी नहीं चला है। यानी अब ये दोनों फिर से अलग हो जाएं, यही नतीजा देखने को मिला 4 तारीख को, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में यह एक प्रयोग था इन लोगों का, लेकिन वो प्रयोग फेल। सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के लिए कहा था, तो सबसे पहले शराब घोटाले का आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के जेल जाने पर आंसू बहाने लगी थी। वो आंसू लोगों को लग रहा है रास नहीं आए, और इसलिए दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी फिर जीत सकती है, यह दिख रहा है। और दिल्ली की 7 सीटों को जोड़ दीजिए तो एनडीए 263 पहुंच गया है, यानी बहुमत के आंकड़े से मात्र 9 सीट पीछे, और 401 कुल सीटें हैं, और इंडिया अलायंस 114 पर।
लगातार तीसरी बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अगर क्लीन स्वीप कर रही है तो फिर इसका सीधा मतलब यह भी है कि दिल्ली की जनता केंद्र में पीएम मोदी को ही देखना चाहती है। और यह केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल ने इस इलेक्शन को एक तरह से खुद के लिए रेफरेंडम बना लिया था। केजरीवाल ने पूरा कैंपेन ही जेल जाने के मुद्दे पर लड़ा और दावा किया कि केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली बहुत गुस्से में है, दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं कि जेल जाने के नाम पर केजरीवाल ने जो वोट मांगे, जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन वाला दाव फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि गठबंधन करके भी केजरीवाल को कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और केजरीवाल का वोट ट्रांसफर ना हुआ हो एक दूसरे को, लेकिन केजरीवाल आज भी इंडी गठबंधन की बैठकों में जा रहे हैं। उन्हें इंडी गठबंधन से बहुत उम्मीद है। कल जेल जाने से पहले केजरीवाल ने आज इंडी गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली के नंबर तो नहीं बताए, लेकिन इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बड़े राज्य बंगाल और बिहार, राजस्थान, यहां पर क्या सरप्राइज करने वाले नतीजे आ रहे हैं वो बताऊंगा। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी पांच प्रधानमंत्री का चेहरा वो चार तारीख को डिसाइड होगा। केजरीवाल कुछ भी दावा करें, लेकिन एग्जिट पोल दिल्ली की अलग कहानी बता रहा है। और इसमें सीधी बात यही है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन आगे चलेगा या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। इस पर भी सवाल खड़े होंगे। शायद केजरीवाल को दिल्ली के नतीजों का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा था कि शादी थोड़ी ही न की है, कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज थोड़ी ना कर रखा है। दिल्ली में एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अगर बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत रही है तो फिर कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा, खासतौर पर कन्हैया कुमार के लिए। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतार दिया था। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने हार रहे हैं। कन्हैया कुमार को पिछली बार बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने हरा दिया था। गिरिराज सिंह से हारने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में एग्जिट पोल कह रहा है अब मनोज तिवारी जो है उनका बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोज तिवारी दिल्ली के इकलौते सांसद है जिनका टिकट बीजेपी ने नहीं काटा। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने पुराने सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा था। एक बार हम चलते हैं जरा पीयूष के पास, जो कि ईटीजी जिस एजेंसी के साथ हमने सर्वे किया है उसके रिसर्च हेड हैं। पीयूष भाई, जरा यह बताइए कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था उनको एक दूसरे का वोट शेयर शिफ्ट नहीं हुआ क्या? नहीं सुशांत जी, देखिए दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूंगा, लोकसभा का चुनाव और असेंबली का चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और दिल्ली की जनता को मैं मानता हूँ इतनी समझदार है कि उनको ये मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनको ये मालूम है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो आपका दिल्ली और पंजाब में सीमित है, कांग्रेस का इतना ज्यादा वो है नहीं। तो ये एक क्लैरिटी के साथ आदमी जाता है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो वो अपना वोट क्यों खराब करेगा। तो वहां पे जो आपका क्रॉस वोटिंग ज्यादा होता है। और केजरीवाल के जेल जाने का कोई सेंटिमेंट जो है वो दिखा लोगों में? देखिए सेंटिमेंट अगर आप बात करेंगे तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर उसमें वो दिखेगा, लेकिन ये आपका सीटों में कन्वर्ट होगा वो नहीं है। ओके, तो दिल्ली में केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति नजर नहीं आई। यहां पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज का भी टिकट उन्हें दिया था, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बांसुरी स्वराज भी लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं। दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा था, लेकिन केजरीवाल का कोई भी फैक्टर चलता हुआ दिखा नहीं और दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है। यह साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यह तो दिल्ली की बात हो गई जहां केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा, जिस बंगाल को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ममता बनर्जी वहां पैनिक मोड में है, क्या वहां बीजेपी अच्छा कर रही है। इस बार के चुनाव में सबकी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर होंगी। बंगाल को लेकर पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी भविष्यवाणी उनकी सही साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल, बंगाल का एग्जिट पोल देखिए क्या कह रहा है।
बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी बंगाल के अंदर। 20 से 22 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 42 में से टीएमसी को 19 से 21 और कांग्रेस को या कांग्रेस गठबंधन को 1 से 2 सीटें आ सकती है। यह अपने आप में बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक तस्वीर होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए बंगाल के अंदर। और वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी को 44% वोट शेयर आता दिख रहा है एग्जिट पोल में, टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 7%, अन्य को 6%। यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है बंगाल के लिहाज से कि बीजेपी जो 2004 तक बंगाल में कहीं नहीं थी, आप देखिए वो किस तरह से राइज कर रही है। ये अभी आप बिहार का मत डालिए, बंगाल का दिखाइए। बंगाल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, बंगाल में किस तरह से वहां पर बीजेपी ने गेन किया है। अगर आप देखेंगे 2014 तक बीजेपी कहीं नहीं होती थी, 2019 में सीधे 18 पर पहुंची और अब बीजेपी 21 पर पहुंचती दिख रही है। टीएमसी 43 से घटकर 22 हुई, 22 से 20 पर आ गई है और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। यह अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी अगर यह सही साबित होता है रिजल्ट वाले दिन भी। एक बार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो यह आंकड़ा है उसको समझने के लिए पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बंगाल में यह बीजेपी का राइज जो है, इसकी बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो वहाँ पे जो सीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो अपने एससी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है और एसटी भी। और दूसरा, ममता बनर्जी पे, उनकी सरकार पे करप्शन का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे फील्ड पे उनके जो एमएलएज है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वहाँ पे पोलराइजेशन का है, मुस्लिम अपीजमेंट का जो है टीएमसी का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस जो है वो अपना अलग, कांग्रेस और सीपीएम वहां पे गठबंधन में लड़ रही है और टीएमसी को वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम का वोट काट दे रही है वहां पे टीएमसी को। यानी मुसलमान वोट बट गया है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। और एक और मैं सुशांत जी आपको कहूंगा कि वहां पे महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपनी सीट हार रहे हैं, बीजेपी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपनी सीट गंवा सकती हैं। कोई फाइट है या क्लियर हार रही हैं? नहीं, वो क्लियर हार रहे हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी ने वहां की जो रानी माँ है जिनको बोलते हैं उनको खड़ा किया और वो काफी वहां पे प्रोमिनेंट फिगर है, वो जीत रही है। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक वहां पे वो भी था कि ये इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं वहां पे जनता के लिए, और वो उन पे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर काम किया है। ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो ये बोल कर गई थी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो उसका जवाब जनता देगी। और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव हार सकती हैं। और अब आप देखिए, 443 सीटों का हमने रुझान बता दिया है एग्जिट पोल में, और एनडीए को पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में 443, 100 सीटों का आंकड़ा आना बचा हुआ है और यहीं पर एनडीए को 284 सीटें आ गई हैं, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 12 सीट ज्यादा। ये इस वक्त तस्वीर दिख रही है। लेकिन फाइनल फिगर क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त की वजह समझिए। ममता सरकार के सामने पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया है। सीएए के तहत नागरिकता देने के फैसले का मुद्दा जो है वो भी वहां पर चला है, जैसा पीयूष भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर भी लोगों ने भरोसा किया। टीचर भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा डेंट लगा है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के हाथ छापे में मिले नोटों के पहाड़ से बंगाल के लोग सन्न रह गए थे। इससे बंगाल के लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कांड को ममता सरकार ने जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया, उसे बचाने का प्रयास किया, उसे देखकर लोगों को भरोसा ममता बनर्जी सरकार पर कम हुआ। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया और ऐसा दिख रहा है कि यहां पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। पीयूष, एक बात और बताइए जल्दी से, क्या संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में बहुत बड़ा था? देखिए, संदेश खाली का मुद्दा वहां पे बहुत बड़ा था, दो इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको चुनाव होते होते थोड़ा फेड अवे हो गया, पर मुद्दा जरूर बहुत बड़ा था। विमेन सेफ्टी को लेकर जो मुद्दा है वो है वहां पे। ठीक है, तो बंगाल में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ये हमने देख लिया। लेकिन अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बिहार में भी बड़ी चुनावी सरगर्मी रही। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है
और बीजेपी 15 से 16 सीटें बिहार में जीत सकती है। एग्जिट पोल का दावा। जेडीयू 10 से 11, आरजेडी 4 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3, एलजेपी 5 सीट और सीपीएम 1 सीट जीत सकती है। यानी अगर आप इसको गठबंधन के लिहाज से देखें तो 40 सीटों में एनडीए को 30 से 32 सीटें आ सकती हैं, इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट। लेकिन अगर आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बिहार में बीजेपी को अपनी सीटों पर तो नुकसान नहीं हो रहा, वो 17 पे लड़े और 16 ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान शायद नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। जेडीयू अपनी सीटें कुछ गंवाती हुई दिख रही है और गठबंधन जो पिछली बार 39 सीट जीता था, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। बिहार के अंदर कांग्रेस भी रिवाइव हो रही है 2 से 3 और आरजेडी भी 4 से 5 सीटें जीत रही है। वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 25% वोट शेयर, जेडीयू 18, आरजेडी 23, कांग्रेस 13, एलजेपी 6%, सीपीएम 3 और अन्य को 12%। यानी बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में आरजेडी दिख रही है बिहार के अंदर। और अगर आप अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 40% के पार जाता दिख रहा है और सीटों के मामले में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बिहार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी सीटें बचा रही है, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, यही है क्या? जी देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर आपको देखने का, उनका जो वोटर बेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जबकि बीजेपी का जो वोट बेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। तो बीजेपी की जो भी सीटें है बीजेपी वहां पे आराम से निकाल दे रही, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वोट बात करूं बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा है वहां पे अन्य किसी भी पार्टियों से। तो बीजेपी अपनी सीटों पे सेफ है। जेडीयू को बीजेपी ढो रही है वहां पे। अगर हम देखें तो जेडीयू जो ये सीटें निकाल रहे तो वो बीजेपी के कारण निकाल रहे, नहीं तो इनकी हालत, अगर ये अकेले लड़ते तो इनकी हालत बहुत खस्ता हो सकती थी। तो अगर ये बताइए, अगर आपका आकलन क्या है, अगर जेडीयू महागठबंधन का साथ देता और बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ती तो क्या बीजेपी को नुकसान होता या गेन होता? नहीं, बीजेपी को वहां पे बेशक नुकसान होता, क्योंकि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है वहां पे जो जेडीयू का सपोर्टर है वो बेशक वहां पे आरजेडी, जितना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता बीजेपी, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पे ज्यादा सीटों पे लड़ती। अगर अलायंस नहीं होता तो अगर एलजेपी को 5 देते तो 34 से 35 पे बीजेपी लड़ती। तो मेरा अंदाजन है कि बीजेपी आराम से 29 से 30 सीटें निकाल लेती, 28 सीटें निकाल लेती अपने बूते पर। हाँ, मतलब बीजेपी और इसका एनडीए अलायंस के, तो इसमें ज्यादा कोई फेरबदल रहता नहीं। यानी बीजेपी को हमारे सहयोगी कह रहे हैं, उनके एग्जिट पोल के मुताबिक, कि बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान ही हुआ है, कोई बहुत फायदा गठबंधन के तौर पर नहीं हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के बिना भी लड़ते तो वहीं होते जहां अभी हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी। लेकिन बिहार में आप देखिए, बिहार में पिछली बार बीजेपी 2014 में 22 सीटें जीती थी, 2019 में 17, इस बार 16 और बीजेपी कमोबेश 16-17 सीट पर ही लड़ती रही है। जेडीयू 2 पर थी, 16 और 10 सीट, कांग्रेस 2-1-2, एलजेपी 6-6-5, आरजेडी 4-0 और 5। यानी आरजेडी गेन कर रही है बिहार के अंदर, ये दिख रहा है। ये अपने आप में बड़ी खबर है तेजस्वी यादव के लिए कि शायद तेजस्वी यादव फैक्टर बिहार में काम कर रहा है। और आप देखिए 483 सीटों के रुझान में बीजेपी या एनडीए कह लीजिए कि 315 पर पहुंच गई है, इंडी अलायंस 123 पर है और अन्य 45 पर है। अब देखते हैं कि बिहार में क्या फैक्टर चला और क्या नहीं चला। ऐसा लगता है कि बिहार में पीएम मोदी पर बिहार के लोगों ने भरोसा किया है, ये फैक्टर चला। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का आना, हालांकि पीयूष कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन हो सकता है कि जो 2-3 सीटों का नुकसान होता वो नहीं हुआ। विपक्ष पर परिवारवाद वाला सियासी हमला काम कर गया है। कांग्रेस का आरजेडी से इंडी गठबंधन कोई कमाल बहुत बड़ा दिखा नहीं पाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सियासी दोस्ती ने काम नहीं किया। साथ बैठकर मटन खाएं, मछली खाएं, पब्लिक ने उस पर ज्यादा ध्यान शायद नहीं दिया है। विपक्ष का मुस्लिम यादव फैक्टर भी कोई काम नहीं कर रहा है। अब हम आएंगे राजस्थान पर, लेकिन उससे पहले आपको असम की सीटें दिखाता हूं, क्योंकि राजस्थान को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राजस्थान में बड़ा डेंट लगा है या नहीं लगा है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले असम का देखते हैं, क्योंकि सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा असम में भी बहुत जोर शोर से उठा। असम का एग्जिट पोल कह रहा है कि 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 से 11, इंडी अलायंस को 1 से 2 और एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसको
एक सीट मिलती हुई दिख सकती है। वोट शेयर के लिहाज से अगर बात करें तो एनडीए 45% वोट शेयर हासिल करता दिख रहा है, इंडिया अलायंस 33%, एआईयूडीएफ को 11% और अन्य को 11%। अगर आप पिछले बार से पार्टी वाइज देख लीजिए, बीजेपी को 9 से 11, कांग्रेस को 1 से 2, असम गण परिषद को 1 सीट, एआईयूडीएफ को 1 और अन्य को कोई सीट असम में मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब आप कंपैरिजन देख लीजिए कि किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 2014 में 7, 2019 में 9 और इस बार का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि 11 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस 3, 3 और 1 यानी कांग्रेस घट रही है। टीएमसी वहां पर कोई सीट नहीं, बदरुद्दीन अजमल 1 सीट पर रह गए हैं पिछली बार की तरह, यानी असम में भी मोदी फैक्टर चला है, यह दिख रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा फैक्टर चला है, यह दिख रहा है। और बीजेपी 13 में से 11 सीटें जीत सकती है असम के अंदर। और ये बोलते बोलते आप देखिए एनडीए 327 पर पहुंच गया है। फाइनल एग्जिट पोल के नतीजे आने से थोड़ी दूरी पर हम हैं, 46 सीटों का नतीजा और आना बचा है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा ये दिखाइए। ओडिशा का एग्जिट पोल, ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और यहां बीजू जनता दल को 8 से 10 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को 11 से 13, यानी एक और ऐसा राज्य जहां बीजेपी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है बंगाल के बाद, वो है ओडिशा। बीजेपी 11 से 13 सीटों के साथ ओडिशा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0, यानी यहां पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा गेन हो रहा है, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी का वोट शेयर आप देखिए बीजेडी के बराबर हो गया है। बीजेडी और बीजेपी दोनों 43% वोट शेयर पर है, कांग्रेस 10% और अन्य को 4%, यानी सीधे सीधे बीजेपी को ओडिशा में बड़ा फायदा हो रहा है और बीजेपी यहां पर नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिख रही है। अब जरा कंपैरिजन दिखाइए, आप देखिए बीजेपी का राइज देखिए ओडिशा के अंदर। 1 सीट 2014 में बीजेपी को 1 सीट आई थी, 2019 में 8 हुई और अब बढ़ते बढ़ते 13 सीट होती भी दिख रही है। बीजेडी 20 से घटते घटते 8 पर आ गई है और कांग्रेस जिसको 1 सीट पिछली बार आई थी वो भी वहां खत्म हो गई है। तो ओडिशा में भी बीजेपी को बहुत बड़ा गेन दिख रहा है और बंगाल और ओडिशा ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर खेला होता हुआ दिख रहा है। और अब फाइनल टैली में बीजेपी प्लस 518 में से 340 सीटें जीतती हुई दिख रही है और इंडिया अलायंस 124 पर, अन्य के खाते में 54 सीटें। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष ये बताइए, ये ओडिशा में क्या हुआ है? देखिए सुशांत जी, उड़ीसा में एक बहुत ही मतलब मैं खुद फील्ड पे था और हमने देखा वहाँ पे एकदम ब्यूटीफुली क्रॉस वोटिंग हुई है। उसका कारण ये है कि देखिए नवीन पटनायक जी का जो हेल्थ का है वो तो देखिए मुद्दा बना है, वहाँ पे पूरा बना है, पर नवीन पटनायक जी अभी भी उड़ीसा के लोगों में सबसे फेवरेट लीडर है। पर अगर ये देखा जाए कि जब मैंने आपको दिल्ली में भी कहा था कि वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसके हिसाब से क्रॉस वोटिंग, क्योंकि आपको लोकसभा के हिसाब से भी आपको देख के वोट करना पड़ता है। दूसरा, कांग्रेस का वोट खा गई है पूरा बीजेपी, जो कांग्रेस था विपक्ष वहां पे पूरा खत्म हो चुका है। एक बात और बताइए, जिस सीट पर लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, संबित पात्रा हार रहे हैं या जीत रहे हैं? वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? संबित पात्रा जी को आप अभी से बधाई दे दीजिए। अभी आप इतना श्योर हैं कि संबित पात्रा जीत रहे हैं? जी जी जी, वो जीत रहे हैं। उन्होंने पिछले बार वो हार गए, पर इस बार उन्होंने खूब मेहनत की है, तो इस बार वो जीत रहे हैं। और संबित पात्रा ने लास्ट मिनट पर एक गलती कर दी थी, वो नुकसान तो नहीं हुआ? वो नहीं, वो उसका लास्ट मिनट पे इतना फैक्टर नहीं बनता है। वो आप 1 साल की उनकी मेहनत को वो नहीं कर सकते, पिछले 1-2 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वो जीत रहे हैं। तो संबित पात्रा का डिबेट से गायब होना, डिबेट से संन्यास लेना, उसका फायदा हो रहा है। पीयूष कह रहे हैं कि संबित पात्रा ओडिशा में अपनी सीट जीत रहे हैं। पिछली बार वो हार गए थे, इस बार वो जीत रहे हैं। ये संबित पात्रा, और वो इतने कॉन्फिडेंट है, पीयूष कह रहे हैं कि आप संबित पात्रा को फोन करके बधाई ऑलरेडी दे दीजिए कि वो जीत रहे हैं। और बड़ा फैक्टर वो बता रहे हैं कि बीजेडी का वोट तो ट्रांसफर हुआ ही, कांग्रेस का वोट बीजेपी के पास चला गया। एक चीज और बताइए, क्या जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी ऐसा ही फैक्टर है? बीजेपी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस वोटिंग हुई, तो वहां पे विधानसभा में जो है वो बीजेडी हमें कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोकसभा में देखेंगे तो सीटों में उलटफेर हो गया है। ओके, यानी लेकिन विधानसभा में बीजेपी गेन कर रही है?
हाँ बिल्कुल बीजेपी गेन करिए, क्योंकि वहां पे कांग्रेस जो जैसा मैंने बताया विपक्ष पूरा खत्म हो रहा, तो उसका पूरा जो स्पेस है वो बीजेपी ने ले लिया है। ठीक है, तो ओडिशा की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। ओडिशा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। संबित पात्रा अपना चुनाव जीत रहे हैं, ये पीयूष दावा कर रहे हैं, और एनडीए अब 340 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि एनडीए कहां जाकर रुकेगा। अब आपको बताता हूं, राजस्थान की सीट, जहां राजस्थान का राज्य जहां पिछले 2 चुनाव से बीजेपी को भर भर कर वोट मिले, इस बार राजस्थान में 25 सीटों में एनडीए को 18 और इंडी अलायंस को 7 सीटें आ सकती है। यानी बीजेपी के लिए थोड़े चौंकाने वाले ये नतीजे हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नहीं दिख रही। एग्जिट पोल में बीजेपी को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है। राजस्थान में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं और वोट शेयर करीब 52% रह सकता है, जबकि राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ही जीती थी। कांग्रेस को राजस्थान में 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस का वोट शेयर 37% तक जा सकता है। यानी राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उतना नुकसान नहीं है जितना लोग अनुमान लगा रहे थे। बीजेपी 52% वोट शेयर, और अगर आप कंपैरिजन देखिएगा 14 और 19 के मुकाबले राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा झटका तो लगा है, क्योंकि 2014 में 25 की 25 सीटें जीती, 2019 में बीजेपी ने 24 जीती, गठबंधन में 25 जीत गई थी। इस बार बीजेपी 18 सीटें जीत रही है, यानी ऑलमोस्ट 6 सीट का उसको राजस्थान में नुकसान है। कांग्रेस 5 सीटें जीतती दिख रही है और आरएलपी 1 सीट जीत रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, अभी राजस्थान में हाल में ही बीजेपी ने सरकार बनाई, बावजूद उसकी सीटें क्यों घट रही हैं उस राज्य में जहां वो क्लीन स्वीप करती रही है? देखिए सुशांत जी, बीजेपी 2014 में भी 25 में से 25 जीती, 2019 में भी जीती, पर अभी जो मुख्य कारण बना है वो एक तो है कि जातीय नाराजगी हो गई कि जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो जो 2 टॉप डोमिनेंट कास्ट है वहां पे अपना राजपूत और जाट, उसमें से नहीं बनाए, तो दोनों ही जातियों में थोड़ा डिसेंट है। जाट में जो कि खासकर है, जाट एनीवेज वहां पे कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है। दूसरा जो फील्ड पे जो सबसे बड़ा नैरेटिव चला है, जो कि खासकर राजस्थान के जो शेखावटी और आपका जो ये वाला बेल्ट है, जो आपका ट्राइबल वाला बेल्ट है, वहां पे जो है आपका जो अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जो कि मुझे जहां तक याद है कि आनंद हेगड़े जी का ये बयान आया था, ये वहां पे बहुत ज्यादा चला है। महाराष्ट्र में भी चला और यहाँ पे बहुत ज्यादा इसने तूल पकड़ ली थी। तो मीणा कम्युनिटी जो है, जिसने अभी हाल फिलहाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जिन्होंने पसंद किया था, वो अभी टूट गया और एक तरफा उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। और दूसरा मेघवाल कम्युनिटी जो कि लगभग वहां पे 8 से 9% है, वो भी बीजेपी से टूट गई। बीजेपी में हालांकि पिछली बार वो थे भी नहीं, उनमें स्प्लिट था, लेकिन अभी एक तरफा वोट कर दिया है उन्होंने। तो यानी राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास एग्जिट पोल का फाइनल आंकड़ा आ चुका है और एनडीए को 358 सीटें, 358 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अकेले बीजेपी को 315 सीटें, यानी बीजेपी पिछले बार के 303 में 12 सीटें ऐड कर रही है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। इंडी गठबंधन को 132 सीटें मिल सकती हैं और इसमें कांग्रेस को 64 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस की भी 10-12 सीटें बढ़ रही हैं। अन्य के खाते में 53 सीटें जा सकती हैं। यह साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी फैक्टर जो है वो साफ साफ इस चुनाव में भी चला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर एनडीए 358 पर है, अगर बीजेपी अपनी सीटें जोड़ रही है कम होने की बजाय, तो यह अपने आप में करिश्माई है इस देश के अंदर, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जहां मिलना एक दूर की कौड़ी होती थी, वहां नरेंद्र मोदी पिछले 3 बार से, मतलब इस बार को अगर आप जोड़ लें और यह माने कि एग्जिट पोल के नतीजे ही फाइनल 4 तारीख को दिखेंगे, तो 3 बार बहुमत हासिल करना यह इतिहास रचने जैसा है और नरेंद्र मोदी फैक्टर को दिखाता है। और एक बार जल्दी से आपको रिकैप दिखा देता हूं जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और फिर आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाऊंगा कि दूसरे एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले एक बार जल्दी से रिकैप देखिए। यूपी की बात सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में 80 में से एनडीए को 66 से 70 सीट, इंडी अलायंस 10 से 13, बीएसपी 0 और अन्य को 1 सीट आ सकती है। यानी यूपी में जबरदस्त चला है मोदी योगी फैक्टर। एनडीए का वोट शेयर देखिए 51%, इंडी 34%, बीएसपी 9% और अन्य को 6%। यानी उत्तर प्रदेश में
मोदी योगी फैक्टर जबरदस्त चला। इसके बाद आगे बढ़े उससे पहले एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या बीएसपी का इंडिया अलायंस में नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? बहुत बिल्कुल सुशांत जी, ये तो मैं कहूंगा, जो आप अगर सरल गणित देखें तो अगर बीएसपी जो है वो इंडिया अलायंस के साथ आ जाती तो ये मामला जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। मेरा खुद का पर्सनल अनुमान है कि बीजेपी की जो टैली जो है वो 50 से 55 पे आ जाती, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा, बीएसपी ने जो है वो बीजेपी का इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा खेल खराब कर दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने सभी जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर, दूसरे जहां जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट अपना कास्ट है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो वो और इनफैक्ट इनको नुकसान पहुंचा दे रहा है। पीयूष, ये भी बताइए कि यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली का आपका एनालिसिस क्या है? रायबरेली जो है वो राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, वो एकमात्र सीट है। कांग्रेस जो है अपनी रिटेन भी करेगा और एक ही मात्र सीट जो है वो कांग्रेस जीत रहा है वहां पे। बाकी जो अमेठी है वहां पे फाइट बहुत ही तगड़ी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी जो है वो जीत जाएंगे। मतलब उनके लिए थोड़ी टफ फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल टफ फाइट है वहां पे। जो ऐसे अपने मेरा जहां तक याद है किशोर लाल शर्मा है उनका नाम, वो खड़े हैं, तो वो वहां से उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और वहां पे जो ब्राह्मण का वोट है वो भी उनको कुछ हद तक गया है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आराम से जीत रहे हैं या वहां कोई फाइट है रायबरेली में? नहीं, वो वहां पे कंफर्टेबल। इसका मुख्य कारण ये है कि वहां का जो वोटर है, चाहे आप वहां पे राजपूत वोटर उठाए, ब्राह्मण उठाए, वो ट्रेडिशनल या फिर मैं कहूंगा लॉयल कांग्रेस का वोटर है वहां पे। जो ये यादव परिवार की 5 सीटें हैं, जो ये मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है, वो पांचों वो लोग जीत रहे हैं। देखिए, मैनपुरी जो है वो जीत रहे हैं, कन्नौज वो है वो जीत रहे हैं, दोनों ही सीट जीत रहे हैं। 5 में से 3 हार सकते हैं। हाँ, वहां पे टफ फाइट है लेकिन निकाल सकते हैं। तो अखिलेश और डिंपल का जीतना तय है? जी, वो तय है वहां पे। बाकी 3 में थोड़ी फाइट है। जी ठीक है। अखिलेश यादव का एक रिएक्शन भी आ रहा है एग्जिट पोल्स पर, जरा वो आपको सुनवा देता हूं। बीजेपी हार गई है, ये सबसे बड़ी बात है, और परिणाम इंडिया के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया है। जो ध्यान मग्न है वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। तो अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया एग्जिट पोल पलट जाएगा, लेकिन पीयूष, हमारे सहयोगी ईटीजी के, वो दावा कर रहे हैं कि 4.25 लाख लोगों का सैंपल लेकर घर घर जाकर 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी में उनकी टीम ने मेहनत की है, और वो दावा कर रहे हैं कि बॉस ये नहीं बदलने वाला। पीयूष, आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल रहा अखिलेश यादव को सुनकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने नंबर्स पे खड़ा हूं और 4 तारीख को भी अपने नंबर्स पे ही खड़ा रहूंगा। अच्छा, ये भी बताइए पीयूष की अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाते तो क्या उनको कुछ फायदा होता है? नहीं, उनको फायदा नहीं होता, क्योंकि यूपी में जो है कांग्रेस को जो मुस्लिम वोटर है वो एक तरफा वोट कर रहा है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो एमवाई कंसोलिडेशन हुआ है, बेशक हुआ है, लेकिन फिर यूपी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका मोदी जी और योगी जी का है, जिसमें भी खासकर आपका लॉ एंड ऑर्डर। मैं खुद फील्ड पे था, वहां पे लोग अरे उसको ठोक दिया, आतिक अहमद को उड़ा दिया, वो कर दिया, तो ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और वाराणसी की सीट, क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड अपनी जीत का नया बनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, वहां पे जो वाराणसी सीट है वो वहां पे बहुत ही कंफर्टेबली बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे वो। पिछले बार से बड़े मार्जिन या उतना ही? पिछली बार से थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे अपना। तो नरेंद्र मोदी की जीत भी एग्जिट पोल दावा कर रही है, और बड़े मार्जिन से, पिछले बार से भी बड़े मार्जिन से वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, ये आपको दिखा रहा था। अब मैं जरा महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं। जरा महाराष्ट्र के आंकड़े निकालिए, क्योंकि ये वो राज्य है जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी कि महाराष्ट्र में क्या होगा नहीं होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 26 और इंडिया अलायंस को 22 सीटें महाराष्ट्र में आ सकती हैं, और ये अपने आप में इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ा गेन होगा अगर आप देखेंगे। और इसको अगर आप पार्टी वाइज देखेंगे महाराष्ट्र में, जरा पार्टी वाइज दिखाइए किसको कितनी सीटें हैं। बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत रही है, जो शिवसेना है वो 4, और उद्धव गुटवाली जो है उसको जो है 13 से 15 सीटें जो हैं उसको आ सकती हैं। कांग्रेस 4 से 5, एनसीपी 3 से 4। यानी अगर पीयूष हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है ये सोचकर उद्धव ठाकरे को वोट किया है क्या, या उनकी पार्टी को?
देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको कि वहाँ पे सिंपैथी फैक्टर था, पर वहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है वो ऐसी ही हुई है। दूसरा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वैसा ही हुआ है। जहाँ जहाँ पे शिवसेना एकनाथ, जो अपना ओरिजिनल शिवसेना है जो कि एकनाथ शिंदे जी के पास है, वहाँ पे अपना शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी लड़ रही है और वहाँ पे जो है वो गेन कर रही है। देखिए, बीजेपी अपनी सीटों में उनका नुकसान नहीं है। हाँ। जितना जो नुकसान है वो एकनाथ शिंदे जी को है। दूसरा जो मराठा वोटर है वहां पे, जहां जहां पे बीजेपी खड़ा है वहां पे बीजेपी को है, एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहां पे भी अगर एकनाथ शिंदे खड़े हैं वहां पे जो है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ लॉयल है। दूसरा शरद पवार के साथ जो मराठा वोटर है वो लॉयल है। तो ये जो बीजेपी ने अलायंस किया, चाहे वो टूटी हुई शिवसेना के साथ हो या टूटी हुई एनसीपी के साथ हो, उसका उनको नुकसान या फायदा कुछ हुआ दिख रहा है? देखिए, बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी को जो मैं अगर अपना आकलन बताऊं तो बीजेपी को शिवसेना एकनाथ शिंदे को इतना ज्यादा सीट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो शायद से 15 सीटों पे लड़ रहे हैं, इतना ज्यादा सीट नहीं दे रहा था, क्योंकि वही उनको जो है वो उनका पेन पॉइंट बन गए। मतलब जो अगर एनडीए की महाराष्ट्र में जिसने लंका डुबाई है तो वो एकनाथ शिंदे जी है। वहां बिहार में नीतीश कुमार और यहाँ एकनाथ शिंदे, ये दो लोग नाव में छेद करने वाले साबित हुए बीजेपी के लिए। मुझे लगता है ये बीजेपी को भी देखना और सोचना चाहिए। ओवरऑल भी अगर आप पीयूष देखें, जो बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को ले लेकर आई और उनको टिकट दिया है, वो फैक्टर किस तरह से रहा है? जिनको बाहर से लाके टिकट दिया वो लोग ठीक कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप सुशांत जी, अगर आप इस हिसाब से देखें तो देखिए, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बहुत ही इंटैक्ट वोट शेयर है। ये तो किसी को लाना और मतलब जो अगर आपका जो कोई एमपी है उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी उसको हटाना, वो बीजेपी के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ ये फोकस रहता है कि भाई सीट जीतना है। आप किसी भी हिसाब से जीते, सीट जीतना है उनको। वो इसलिए जो भी उनको अपना एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी दूसरी पार्टी का लीडर लाना होता है वो करते हैं। मतलब बीजेपी का अगर मैं आपको ये कहूँ तो बीजेपी ऐसा कोई होता ना कि कोई आप स्टोन जो है ना, नो स्टोन टर्न अनलेफ्ट, मतलब वो आप कोई छोड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा कोई चेकलिस्ट छोड़ ही नहीं रहे जहां से आप हार जाएं। बीजेपी में अगर आपको ये बताऊं, बीजेपी अगर कहीं पे 60% भी वोट शेयर ला रही है तो वो ये बिल्कुल नहीं छोड़ी, वो तो कहेगी 65% लेके आऊंगी मैं। चलिए, अब पंजाब का हाल भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को 3 से 5 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 4 से 6 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट आ सकती है सरकार वहां पर होने के बावजूद। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे, आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी को 28% वोट शेयर मिलता दिख रहा है पंजाब में, बीजेपी को 22%, कांग्रेस को 30% और अन्य को 20%। पीयूष, ये पंजाब का फैक्टर समझाइए जरा, बीजेपी पंजाब में इतना कैसे गेन कर रही है? देखिए, बीजेपी जो है पंजाब में कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी जो ये अलग अलग लड़े हैं, इन दोनों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अगर ये साथ लड़ते तो मेरा जो मानना है ये स्वीप रहता, मतलब एक तरफा इंडिया की तरफ स्वीप रहता। लेकिन जो आपका और जो कांग्रेस का जो वोट स्प्लिट हुआ है उसको जो है बीजेपी को फायदा। ये तो वो हो गया कि 2 बिल्ली लड़ रही थी और बंदर जो है वो ले गया रोटी, ये वहां पे जो सीन हो गया। और बीजेपी वहां पे अच्छे कैंडिडेट्स भी लेके आई है, अपनी कांग्रेस के कैंडिडेट लेके आए हैं, अमरिंदर जी की वाइफ लड़ रहे हैं वहां से, तो वहां पे बीजेपी जो है वो गेन किया है। और दूसरा जो वहां पे है आपका सिख और नॉन सिख, बीजेपी जो है वो अपना नॉन सिख वोट को कंसोलिडेट करने में सक्सेसफुल रही है। तो ये पंजाब के अंदर अमूमन जैसे जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा फायदा हो जाता है। केजरीवाल को 4 सीटें आ रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी सीटें ऐसा नहीं लग रहा कि मिल रही हैं। देखिए, वहां पे अगर मैं खुद फील्ड पे था, जो मैंने वहां पे जो सेंस किया है, वहां पे जो है वो लोगों में थोड़ी नाराजगी, अभी भी सरकार में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखना शुरू हो गई है। उसका मेजर कारण ये है कि जो वहां पे जो ड्रग्स अब्यूज का इशू है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो कि जिस वोटर ने असेंबली इलेक्शन में ये देख के वोट किया। देखिए, अकाली और जो अपना कांग्रेस है वो हमेशा से रूल करते आई है। जब अपना 2022 का पंजाब का जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो उनको आम आदमी पार्टी में एक नई होप दिखी, क्योंकि मैं फील्ड पे था उस समय, सब कह रहा है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, एक उम्मीद थी। लेकिन एक अभी जब मैं फील्ड पे था तो एक वहां पे जो वोटर में वो डिसेंट है, एक नाराजगी है कि जो इनके प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। क्योंकि जिस होप में आपने किसी को पूरा 1-2 पार्टियों को निकाल के फेंक दिया और एक नई पार्टी को आपने जगह दी वहां पे, उससे नाराजगी है कि उन्होंने प्रोमिसेस अपने पूरे नहीं किए। और वहां पे पंजाब में कांग्रेस और आपका एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, क्या ये बीजेपी को फायदा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल फायदा दिया। आप वोट शेयर में देखिए, अगर ये दोनों साथ में लड़ते और इन दोनों का अगर मैं वोट शेयर ऐड कर देता तो ये स्वीप था। ठीक है, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, अभी जो आप अन्य का ये 53 का आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें हमने टीएमसी की सीटें जोड़ी हैं, क्योंकि टीएमसी का मामला थोड़ा डाइसी है कि वो इंडी के साथ है नहीं है कुछ पता नहीं। अगर एग्जिट पोल में टीएमसी को मिल रही जो 20 सीटें हैं,
वो इंडी गठबंधन के खाते में अगर आप जोड़ दीजिए तो इंडी गठबंधन का आंकड़ा 152 पहुंच जाता है, लेकिन फिर ये अन्य वाला घटकर 33 हो जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी देर उसको इंडी में ही डाल दीजिए, क्योंकि भले लड़े भिड़े हों लेकिन कहने के लिए तो साथ में ही है। तो इंडी 152 हो जाएगा, एनडीए 358 और अन्य को हमने 33 कर दिया है। अब टीएमसी को भी हमने इंडी में डाल दिया है, अब वो लोग बाद में अपना तय करें, लेकिन हमने उनको डाल दिया है इंडी अलायंस में। अब आपको हरियाणा की सीटें दिखा देता हूं। यहां पर एनडीए को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं, इंडी को 3 और अन्य को कोई सीट नहीं। और यहां पर जो है बीजेपी को एक तरह से जो कहा जा रहा था नुकसान होगा वो नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा में वोट प्रतिशत देखेंगे, बीजेपी को का जो वोट प्रतिशत है वो 48% के आसपास है, इंडी 41% पर और अन्य जो है वो 11% पर है। मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि नहीं अभी तो विधानसभा जीत लिया लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाएगा मामला। मध्य प्रदेश में आप देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप फिर से कर रही है, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। पीयूष, ये 1 सीट कौन सी है मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस को जा सकती है? देखिए ये सीट जो है वो छिंदवाड़ा वाली है, जो कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो वहाँ पे मार्जिन अपना जो मार्जिन है वो मार्जिन ऑफ एरर में आता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है वो लीड वहाँ पे भी एनडीए को है। नकुल नाथ जी जो है वो हमें हारते हुए नजर आए। नकुल नाथ आपको लग रहा है कि हार जाएंगे? जी। तो ये तो जो कमलनाथ का परिवार है उसके लिए बड़ा झटका होगा फिर, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसी सीट अगर वो हार रहे हैं तो कांग्रेस में कद भी घट जाएगा और उनके खिलाफ वैसे ही मध्य प्रदेश हारने के बाद बड़ी नाराजगी थी। देखिए वो तो होगा फील्ड पे ये सारी राजनीतिक बातें हैं। लेकिन वो छिंदवाड़ा क्यों हार सकते हैं, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? नहीं देखिए वहाँ पे जो बड़ा फैक्टर है ना वो यही है, जैसे मैंने कहा कि जो वहाँ पे जो है अपना मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा है वहाँ पे। और जो हाल फिलहाल जो अभी जो जिस वे में जो कांग्रेस बीजेपी ने जो वहाँ पे सरकार बनाई, 152 सीटें जो निकाली इन्होंने, और जो अपना सरकार की जो वहाँ पे विमेन के जो लेके स्कीम्स थी वो वहाँ पे हिट कर गई थी, बहुत बड़ा हिट था, खासकर लाडली बहना योजना। तो वहाँ पे विमेन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा मेल और फीमेल में कम से कम 10-12% का गैप है लोकसभा में। ठीक है, यानी महिला वोटर जो अमूमन हम कहते हैं साइलेंट वोटर है और वो बीजेपी की तरफ जाता है, नरेंद्र मोदी की तरफ जाता है, वो चल रहा है। पीयूष एक बात और बताइए कि महिलाओं के खाते में हम 1 लाख रुपया डालेंगे, खटाखट पैसा आ जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा, ये बात भी महिलाओं के अंदर जगह नहीं बना पाई, ऐसा क्यों? देखिए मैं अगर आप ये कहें तो कांग्रेस जो है वो जितने भी प्रोमिसेस और उनके मैनिफेस्टो होते हैं वो ग्राउंड तक इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाते। मतलब अगर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है तो उसका जो कार्डर है, उसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो वोटर है, वो उस बात को फैलाता है कि भाई अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, आपको सिलेंडर इतने मिलेगा, आपको ये स्कीम है, ये बीजेपी की स्कीम है। लेकिन कांग्रेस में ये देखने को नहीं मिलता है, या तो उनका कार्डर जो है वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो गया है, या फिर उनका जो वोटर है उसमें अब इतना एंथुसियाज्म है, इतनी एनर्जी। ये लोग मुझे लगता है ट्विटर पर ही वीडियो पोस्ट करके खुश हो जाते हैं कि इसके 1 लाख व्यूज आ गए, इसका मतलब नीचे तक पहुंच गया होगा। ये हो सकता है, पर ग्राउंड पे अभी जो अगर पूरे में इंडिया की बात करूं, कुछ स्टेट को छोड़ के अपने साउथ के बाकी बीजेपी का जो कार्डर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है उनकी। तो आपको जमीन पर ऐसी महिलाएं मिली जिन्हें पता भी नहीं था कि कांग्रेस 1 लाख रुपया देगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको बीजेपी की सारी स्कीम्स पता होती है, बीजेपी जो प्रॉमिस किया वो उनको पता होता है, लेकिन कांग्रेस की स्कीम्स के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं था। ये कांग्रेस अगर सुन रही है तो मीडिया को गाली देने और एंकर्स को गाली देने से अच्छा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठिए। ये बड़ा फीडबैक है आपके लिए कि आप योजनाएं बना रहे हैं, रैलियों में खटाखट बोल रहे हैं, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके खुश हो जा रहे हैं। आपके वोटर को पता ही नहीं है कि कौन सा खटाखट 1 लाख रुपया आने वाला है। खैर, गुजरात की बात करता हूं। गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है और यहां पर जो एग्जिट पोल के नंबर है वो कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप कर रही है, 26 की 26 सीटें जीत रही है और 61% का वोट शेयर बीजेपी गुजरात में हासिल कर रही है। कांग्रेस 32% और आम आदमी पार्टी यहां पर 3% के तौर पर दिख रही है। तो यहां पर गुजरात में तो कुछ नहीं बदला है और शायद ही बदले। जब देश में मोदी लहर चल रही हो और आप कहें कि गुजरात में नहीं होगा तो यह कैसे हो सकता है। इसी तरह से अगर आप उत्तराखंड की बात करें, वहां पर 5 लोकसभा सीटें 5 की 5 बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस 0। यहां पर भी कुछ खास नहीं हुआ। झारखंड की बात करें, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 12 से 13 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। वोट शेयर बीजेपी का 54% तक जाता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल में जेएमएम को 1 सीट, मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को तो 1 भी सीट नहीं मिल रही। पीयूष ये बताइए कि झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए, बीजेपी लोगों को जेल में डाल रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये सब कुछ नहीं चला क्या?
देखिए नंबर्स में तो हमें नहीं मिला। दूसरा जो हमें, अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो झारखंड में हमेशा जो है वो ट्राइबल जो वोटर था, अभी जो असेंबली इलेक्शन में हुआ उसमें वो एक तरफा जो है आपको इंडिया अलायंस को या जेएमएम या कांग्रेस को जो गठबंधन था उसको दिया था। दूसरा जो आपका ये ओबीसी वोटर है वो उसको एनडीए को दिया है। लेकिन झारखंड में जो है जो बाबूलाल मरांडी है, जो अपने ट्राइबल के जो बहुत ही फेवरेट लीडर है, वो अभी बीजेपी में है। उन्होंने, उनकी जो पार्टी थी जेवीएम, वो उन्होंने डिसॉल्व करके बीजेपी में मर्ज कर गई है। तो जो ट्राइबल का जो वोट है वो अभी हमें वापस से जो है एनडीए में जाते हुए देखने को मिल रहा है। वहां पे जब उसमें अगर एक कम्युनिटी कहूंगा, जो संथाल कम्युनिटी है वो अभी भी जेएमएम के साथ बनी हुई है। बाकी जो मुंडा है, ओरन है, हो है, ये जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है। और ओबीसी जो है वहां पे लगभग 42% के करीब है, 42 से 45%, वो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। यहां पर 11 लोकसभा सीटें हैं और हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 9 से 11 सीटें, यानी कि सारी की सारी सीटें भी जीत सकती है। कांग्रेस को एक सीट शायद आ जाए, यानी यहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। एक सीट छत्तीसगढ़ की कौन सी है जहां पर फाइट है? जंजगीर चंपा एक ऐसी सीट है जहां पे फाइट, और कांकेर जो ऐसी फाइट है। दूसरा मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक और सरप्राइजिंग बता दूं कि वहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, अपने भूतपूर्व एक्स सीएम लड़ रहे हैं अपने भूपेश बघेल जी राजनांदगांव सीट से। वो हमें हारते हुए नजर आए, मतलब ट्रेलिंग करते हुए नजर आए हैं। भूपेश बघेल भी हार जाएंगे जी। तो ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहले उनकी सरकार चली गई और जब वो लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो वहां पर भी वो हारते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मोदी फैक्टर? जी, मोदी फैक्टर है, क्लीन। नॉर्थ ईस्ट के अगर आप आंकड़े देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों जैसे त्रिपुरा में बीजेपी 2 की 2 सीट जीत रही है। मणिपुर को अगर आप देखेंगे, मणिपुर में बीजेपी 1, कांग्रेस 1 है। मेघालय में एनपीपी 2 सीट जीत रही है जो कि एनडीए का हिस्सा है। इसी तरह से अगर आप दूसरे राज्यों में देखें, वहां पर अरुणाचल में 2 की 2 सीट बीजेपी जीत रही है। उत्तर पूर्व में अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, पीयूष, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बार बार रिटेन कर रही है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग एरिया है, और दूसरा जो आपका त्रिपुरा है वो बीजेपी का स्ट्रांग एरिया है। और वहाँ त्रिपुरा में जो टिपरा मोथा है वो अभी डिसॉल्व होकर बीजेपी में मर्ज हो गई, जो प्रद्युत की जो पार्टी थी। तो वहां पे दोनों जो है वो बीजेपी वहां पे बहुत ही मजबूत नजर आई है। और ओवरऑल में अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में जो रीजनल पार्टी भी होती है वो हमेशा जो है सेंटर में जो सरकार बनाती है उसके टूवर्ड्स रहती है वहां के जो लोग हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फंड्स है। बिकॉज वहां पे जो भी आपको जो एड फंड मिलता है वो आपको सेंटर से मिलता है। ठीक है, तो ये असर दिख रहा है। और मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका मुद्दा आपको दिखा वहां पर? देखिए मणिपुर का मुद्दा तो मिला है, जो इनर आपका जो है वो वहां पे मैते कम्युनिटी रहती है जो कि बीजेपी की सपोर्टर है, और जो बाहर जो आउटर उसमें रहती है वो कोकी कम्युनिटी है, वहां पे जो है वो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, अब जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी ये 358 सीटें जो एनडीए की दिख रही हैं, इसकी एक बड़ी वजह दक्षिण के राज्य भी हैं, जैसे तेलंगाना, जहां बीजेपी ने सबको सरप्राइज किया है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को यहां पर कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, और यह बहुत बड़ा सरप्राइज है। बीजेपी को 9 सीट मिल सकती है तेलंगाना में, जो पिछले बार के मुकाबले 5 सीट का गेन है। कांग्रेस को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। तेलंगाना में बीआरएस को कोई सीट न मिलने का अनुमान है। 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद की सीट ओवैसी जीत सकते हैं और माधवी लता हार सकती हैं। पीयूष, तेलंगाना में यह क्या हुआ है? कैसे बीआरएस 0 हो गई और बीजेपी और कांग्रेस में बट गया सब, और बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई? देखिए अगर तेलंगाना को मैं अगर आपको बताऊं तो बीआरएस का जो है उसका जो वोटर है वो बेसिकली कांग्रेस के अगेंस्ट ही होगा, वो कांग्रेस में जाके वोट नहीं करेगा। तो वो जो अपना लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को अपना अल्टरनेटिव देके वोट किया, क्योंकि उसे पता है कि ना तो केसीआर जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ना राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, और वो एनीवेज जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट था। तो जो बीआरएस का जो वोटर है वो अपना जो है बीजेपी में शिफ्ट हो गया। इसीलिए जो हम देख पा रहे हैं ये बड़ा उलटफेर है तेलंगाना में। माधवी लता, आप कॉन्फिडेंट है कि हार रही हैं या फाइट है? देखिए फाइट है, पर मैं इतना फाइट में नहीं मान रहा हूँ, नंबर्स में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है उस सीट पे ओवैसी जी की जो है वो गुडविल बहुत अच्छा है। मतलब जस्ट नॉट मुस्लिम में अगर बात करूं, वो जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदूज है,
वो जो उन्होंने जो समाज सेवा वाला वहाँ पे काम किया हुआ है, जो हॉस्पिटल्स और ये जितना भी काम किया हुआ है, उसमें उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, इसलिए वो सीट उनके लिए बहुत सेफ है। दक्षिण भारत का एक और बड़ा राज्य है कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में पिछले साल ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन जब विधानसभा चुनाव नतीजे आए तभी लोगों ने कह दिया था कि विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग। यही कर्नाटक के एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के 21 से 22 सीट जीतने का अनुमान है। बीजेपी की सहयोगी जेडीएस को 1 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को सिर्फ 4 से 6 सीट मिल सकती है। यानी जो लोग कह रहे थे कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, उन्हें एग्जिट पोल का नतीजा देखकर झटका लग रहा होगा। इसी तरह से तमिलनाडु, दक्षिण भारत का एक और राज्य जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन तमिलनाडु में भी इस बार बीजेपी और एनडीए सबको चौंकाने जा रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को तमिलनाडु में 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन में डीएमके को 16 से 17 सीटें और कांग्रेस को 8 से 9 सीट मिल सकती है। तमिलनाडु में ओवरऑल एनडीए को 2 से 3 सीट और इंडी गठबंधन को 34 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को 2 सीट मिल सकती है। और तमिलनाडु में जो अन्नामलाई की सीट है, वहां पर एक टफ फाइट है, यह भी बताया जा रहा है। अब आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं कि सारे एग्जिट पोल मिलाकर जो नतीजे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और पोल ऑफ पोल्स अगर आप देखेंगे, नवभारत ईटीजी का सर्वे कह रहा है कि एनडीए को 358, इंडी को 152 और अन्य को 33 सीटें आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, न्यूज 18 का सर्वे कह रहा है कि एनडीए 363, इंडी अलायंस 133 और अन्य को 47 सीट आएगी। इंडिया टीवी को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एनडीए को 386 सीटें आएंगी, इंडी अलायंस को 124 और अन्य को 33। अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एनडीटीवी जन की बात, ये 377 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, 151 इंडी को और 15 अन्य को। और न्यूज नेशन का अगर आप देखेंगे, 360 सीटें एनडीए को, इंडी अलायंस को 161 और 22 अन्य के खाते में। यानी अगर आप पोल ऑफ पोल्स देखेंगे, इन सारे पोल का एवरेज निकालेंगे, तो एनडीए को 369 सीट आ सकती हैं। ये सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। इंडी अलायंस को 144 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 30 सीट आ सकती है। और इसी को अगर आप पार्टी वाइज अगर ब्रेक कर दें, तो ये पोल ऑफ पोल्स पार्टीज को लेकर क्या कह रहा है। बीजेपी को 315 सीटें आ सकती हैं। ये 358 सीटों का ब्रेकअप आपको बता रहा हूं हमारे एग्जिट पोल का। बीजेपी अपने बूते 315 सीटें, जेडीयू 10, एलजेपी 5, जेडीएस 2, एनपीपी 2, एनडीपीपी 1, पीएमके 1, एमडीएमके 1, आजसू 1, एजेपी 1 और आरएलडी को 1 सीट आ रही है। और ये आप देख रहे हैं एनडीए का जो है, उसमें बीजेपी को 315 सीटें अपने बूते आ रही हैं और बाकी 43 सीटें गठबंधन के साथियों को आ रही हैं। इसी तरह से आप अगर इंडी अलायंस का ब्रेकअप देखेंगे, 152 का, इंडी अलायंस में 64 सीटें कांग्रेस को, डीएमके को 17 और आप बाकी सीटें देखेंगे तो उसमें जो है वो बाकी सीटें दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी दिख नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी को 10 सीटें दिख रही हैं। यानी जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, जिसमें 64 सीटें उसको जाती हुई दिख रही हैं। और अन्य में अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो अन्य में वाईएसआर कांग्रेस को 14 सीटें हैं, 33 में बीजेडी 8, एआईयूडीएफ 1, एआईएमआईएम 1, एआईएडीएमके 2 और अन्य 7। तो यानी अगर आप 14 और 8 22 सीट और जोड़ लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ये हमारे इनडायरेक्ट साथी ही हैं, तो 22 सीट और अगर आप जोड़ दें तो एनडीए प्लस, जो नरेंद्र मोदी नाम देते हैं कि एनडीए प्लस, वो 380 पहुंच जाता है। ये तस्वीर निकल कर आ रही है। एक बार मैं आपको यह भी याद दिला दूं जल्दी से, पीयूष, पिछले 2 बार के जो हमने एग्जिट पोल देखे थे, सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था और जो बीजेपी को सीटें दी थी उससे ज्यादा बीजेपी को और एनडीए को सीटें आई थी, यह कॉमन था। इस बार भी सारे एग्जिट पोल एनडीए और बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। क्या आपको संभव लगता है कि बीजेपी की और एनडीए की सीटें इस बार भी थोड़ी बढ़कर आए, जो अनुमान है उससे? देखिए सुशांत जी, मेरा जो अपर लिमिट है वो हमने उसमें दिया हुआ है, तो वहां तक पहुंच सकती है। उससे ज्यादा मेरे नंबरों में मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। और पिछली बार संभव तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार के 2 एग्जिट पोल में एक और अनुभव यह था कि जो ऑपोजिशन है, यूपीए कहिए या इंडिया अलायंस कह लीजिए, आज उनको ज्यादा सीटें एग्जिट पोल ने दी थी, उससे कम ही आई थी।
वो भी हो सकता है, मतलब जो हमने रेंज दी है मैं तो उसी पे ही खड़ा रहूंगा, जो हमारा नंबर है उसी पे रहूंगा मैं। आप लोगों को भी, सर्वे करने वालों को 2 दिन नींद नहीं आएगी जब तक रिजल्ट ना आ जाए। हाँ वो तो बिल्कुल है, वो भी खासकर जब 4 तारीख को जब टैली आती है कि वहां से इतना आ रहा है, वहां से वो जीत गए, वहां से वो जीत गए, तो थोड़ा एक नर्वसनेस रहती है और एक्साइटमेंट भी सही रहता बात है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो वो क्या होगा पता रहना चाहिए। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि एग्जिट पोल का दिन तो खत्म हो गया, लेकिन असली रिजल्ट 4 जून को आना है। और हम आपसे वादा करते हैं, दावा करते हैं कि जैसे आज हमने आपको सबसे तेज नतीजे, सबसे एक्यूरेट नतीजे दिखाने का प्रयास किया है, विश्लेषण के साथ दिखाने का प्रयास किया है, कहां क्या चला क्या नहीं, वैसे ही हम आपको चुनावी नतीजों के दिन सुबह 7 बजे से 4 जून आप सीधा टाइम्स नाउ नवभारत लगाइए। मैं खुद एंकरिंग करने आऊंगा और आपसे जुड़ूंगा और नतीजे सबसे पहले आपको नवभारत पर दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।